1971 की ब्रिटेन के इन बर्फीली ठंडी पहाड़ियों में एक उड़ते हेलीकॉप्टर को नीचे रेड कलर का कुछ दिखाई देता है, लेकिन जैसे ही हेलीकॉप्टर थोड़ा नीचे आता है सबकी सांस अटक जाती है। वो एक लड़की है, बर्फ में घुटनों तक धसी हुई, रेड जैकेट पहने, बस थोड़ा सा मूव कर पा रही है, बॉडी आधी जम चुकी है, लिप्स से वर्ड मुश्किल से ही निकल पा रहे हैं, वो बस इतना बोल पाती है। बाकी सब वहाँ ऊपर स्नो के नीचे। रेस्क्यू टीम उसके दिखाए गए डायरेक्शन में आगे बढ़ती है। थोड़ी दूर पर उन्हें जो डरावना मंजर मिलता है उससे सब लोग कांप जाते हैं। 5 लोगों के शरीर बेजान पड़े थे, जिनमें 4 लड़कियां थी जिनके बदन पर कपड़े नहीं थे, और हाँ, ये सब मर चुके थे, सभी 5 के 5। पर यहाँ ऐसा क्या हुआ था, ये सभी लोग इतनी खतरनाक बर्फीले पहाड़ियों पर कैसे पहुंचे और आखिर इनकी जान कैसे गई? ये ही है साल 1971 का कैरिंगोम प्लेट्यू डिजास्टर। सो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड को। दोस्तों, स्कॉटलैंड के स्कॉटिश हाईलैंड्स में कैरिंगोम्स नाम का एक बड़ा पहाड़ी इलाका है, जहां कैरिंगोम से लेकर बेन मैकडुई तक लगभग 1200 मीटर ऊंचा एक ग्रेनाइट का प्लेटू फैला हुआ है, जिसे कैरिंगोम प्लेटू कहा जाता है। अब इसके ऊपर जमीन ऑलमोस्ट बिल्कुल सीधी, पत्थरी और खाली है, ना पेड़ है ना बड़ा जंगल, सिर्फ पत्थर, मॉस और थोड़ी सी घास। यहाँ का क्लाइमेट इतना ठंडा है कि इसे सब आर्कटिक जोन जैसा माना जाता है, और विंड स्पीड करीब 200 किलोमीटर पर आवर तक रिकॉर्ड हो चुकी है। इसलिए कई एक्सपीरियंस क्लाइंबर्स भी कहते हैं कि ये प्लेटू कभी कभी हिमालय या अंटार्कटिका के टफ हिस्सों जितना डेंजरस हो जाता है। अब स्कॉटिश हाईलैंड्स के लोग इस बदलते हुए मौसम के साथ जीना सीख चुके हैं। उन्होंने पहाड़ों में जगह जगह छोटे स्टोन हट्स बनाए हुए हैं, जिन्हें बोथी बोला जाता है। ये फ्री ओपन शेल्टर्स होते हैं, जहां पर कोई भी स्टॉर्म में फंसा हुआ हाइकर रात काट सकता है। अब अंदर अक्सर एक कमरा, चिमनी, कुछ पुराने बर्तन, कभी किसी विजिटर के छोड़े हुए फूड रखे रहते हैं। तो कैरिंगोम प्लेटू पर भी ना कुछ ऐसे हाई लेवल शेल्टर्स थे। इनमें से एक छोटा मेटल हट था, क्यूरेन बोथी, जो प्लेटू के बीच में था। लोकेन बुइद नाम के छोटे लेक के पास बना हुआ था। ये इतना हाई और एक्सपोज था कि सीरियस माउंटेनियर्स इसे सिर्फ इमरजेंसी के लिए सही मानते थे, लेकिन बहुत लोग इस बात से भी डरते थे कि ऐसे हर्ट्स इनएक्सपीरियंस्ड लोगों को एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस दे देते हैं कि अगर कुछ गलत हुआ तो बस हट तक भाग जाएंगे। तो साल 1971 के नवंबर में एंसली पार्क हाई स्कूल के 14 स्टूडेंट्स को एक स्पेशल वीकेंड ट्रिप पर भेजा जाता है। यहाँ पर आउटडोर एजुकेशन का इंचार्ज 23 साल के बेन बीटी होते हैं, एक ट्रेन्ड माउंटेन इंस्ट्रक्टर जिनके पास फॉर्मल सर्टिफिकेट्स भी होते हैं। उनके साथ उनकी 21 साल की गर्लफ्रेंड कैथरीन डेविडसन होती है, जिसे कैरिंगोम्स में विंटर हाइकिंग का कुछ एक्सपीरियंस है, और एक 18 साल की ट्रेनी इंस्ट्रक्टर शीलैग संडरलैंड, जो सेंटर में नहीं है और जिसे कैरिंगोम विंटर कंडीशन का लगभग कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। तो पेरेंट्स को जो कंसेंट फॉर्म दिया जाता है ना, उसमें बस इतना लिखा हुआ था कि बच्चे लगैंडलिया आउटडोर सेंटर जा रहे हैं। ज्यादा डिटेल में ये मेंशन नहीं किया गया था कि पार्टी हाई कैरिंगोम प्लेटू पर विंटर माउंटेनियरिंग करेंगी। अब बाद में जाके इंक्वायरी में ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट साबित होता है, लेकिन ट्रिप के शुरू में किसी को भी अंदाजा नहीं होता कि ये छोटी सी लाइन कितनी डेंजरस हो सकती है। तो बेन प्लान बनाता है कि ग्रुप 2 दिन में क्या करेगा। पहले दिन सब लोग कैरिंगोम स्की एरिया के ऊपर वाले रेस्टोरेंट तक जाएंगे। वहां से प्लेटू पर निकलकर लोकेन बुधी के पास से क्रॉस करते हुए बेन मैकडुई की तरफ जाएंगे, फिर नीचे उतरकर कोरोर बोथी नाम के शेल्टर में रात बिताएंगे। अगले दिन एक्सपीरियंस्ड ग्रुप 2 और पीक्स करेगा, जबकि स्लो ग्रुप सीधा प्लेटू से लौट आएगा, और सब लोग शाम तक एक पुराने मेटल ब्रिज पर मिलकर बस से सेंटर वापस जाएंगे। अब यहाँ पर खराब वेदर के लिए प्लान बी भी सेट होता है। अगर स्टॉर्म ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है तो दोनों पार्टीज बेन मैकडुई को स्किप करेंगी, क्यूरान बोथी पर रुकेंगी, स्टॉर्म गुजरने का वेट करेगी, फिर लोअर पास से सेफली नीचे उतर जाएंगी। पेपर पर यह सब बहुत ही सेंसिबल लगता है, पर आगे जो होने वाला था ना, उसका अंदाजा किसी को भी नहीं था। तो लेगैंडलिया में रहते हुए बेन बच्चों को बेसिक विंटर स्किल प्रैक्टिस करवाते हैं। कंपास से डायरेक्शन पकड़ना, व्हाइट आउट में स्ट्रेट लाइन मेंटेन करना, रोप के साथ ग्रुप मूवमेंट करना, इमरजेंसी बायो वॉक बनाना, ये सब ड्रिल्स ग्राउंड लेवल पर कराए जाते हैं। सेंटर एश्योर करता है कि सबके पास वाटरप्रूफ जैकेट्स, एक्स्ट्रा ग्लोव्स, वार्म कैप्स, स्ट्रॉन्ग बूट्स और स्लीपिंग बैग्स हैं। ट्रेनिंग के दौरान ये भी सामने आता है कि 6 बच्चे बाकी लोगों के मुकाबले थोड़े कम फिट या कम एक्सपीरियंस्ड हैं। इसलिए फाइनल प्लान ये बनता है कि ज्यादा एक्सपीरियंस्ड फास्ट वॉकर्स बेन के साथ रहेंगे और लेस एक्सपीरियंस्ड स्लो वॉकर्स कैथरीन और शीला के साथ एक लीनर वर्जन ऑफ रूट पर जाएंगे, जो कम रिस्की है। अब यहाँ से ना रियल प्रॉब्लम शुरू हो जाती है।
उस दिन स्कॉटलैंड के ऊपर एक ठंडी नॉर्थ वेस्टर्ली एयर स्ट्रीम चल रही होती है, जिसकी वजह से कई हाई रोड्स ऑलरेडी स्नो से बंद हो चुके होते हैं। लेकिन फिर भी ट्रिप कैंसिल नहीं की जाती। सैटरडे सुबह जब ग्रुप स्की एरिया की तरफ निकलता है तो उन्हें पता चलता है कि कैरिनगॉम रेस्टोरेंट तक की रोड स्नो की वजह से पासेबल नहीं है। अब उनके पास एक ही ऑप्शन बचता है, वो नीचे से डायरेक्टली स्की लिफ्ट लेकर ऊपर जाए। इन सब प्लानिंग में उनका काफी टाइम निकल जाता है और प्लेटू पर चलना उन्हें तब स्टार्ट करना पड़ता है जब दोपहर के 1 बजे से थोड़ा ऊपर हो चुका था, यानी प्लान से काफी लेट। अब टॉप पर पहुंचकर बेन का एक्सपीरियंस्ड ग्रुप आगे निकल पड़ता है और लगभग 20 मिनट बाद कैथरीन का स्लो ग्रुप उनके पीछे प्लेटू पर एंट्री लेता है। शुरुआत में कुछ देर तक सब कुछ नॉर्मल लगता है, लेकिन जैसे जैसे वो लोग आगे बढ़ते हैं हवा तेज होती है और स्ट्रॉन्ग और ठंडी होती जाती है। बर्फ सिर्फ आसमान से नहीं गिर रही थी, बल्कि जमीन पर जम चुकी स्नो भी हवा उठाकर उनके चेहरों पर फेंक रही थी। धीरे धीरे विजिबिलिटी इतनी कम हो जाती है कि आगे चलने वाले का बैकपैक मुश्किल से ही दिखाई देता है। ये फुल वाइट आउट कंडीशन हो जाता है, कोई होराइजन नहीं, कोई शेप नहीं, सिर्फ सफेद धुंध। इस पॉइंट पर बेन प्लान भी एक्टिवेट करता है। वो सबको रोप के साथ एक लाइन में जोड़ता है, कंपास पर क्यूरन बोथी की डायरेक्शन सेट करता है और स्टेप बाय स्टेप प्लेटू के बीच से उस छोटे मेटल हट की तरफ मूव करने लगता है। कभी हवा उन्हें साइड से धकेलती है, कभी आइस पर पैर फिसलने की फीलिंग होती है, लेकिन ग्रुप डिसिप्लिन बनाए रखता है। कई घंटों की स्लो प्रोग्रेस के बाद वो शेल्टर के पास पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि डोर ऑलमोस्ट पूरी तरह स्नो में दब चुकी है। अब ये सब लोग मिलकर बर्फ हटाकर एक छोटा टनल बनाते हैं, अंदर घुसते हैं, भीगे जैकेट्स लटका देते हैं, थोड़ा सा खाना खाकर बॉडी हीट बनाए रखने की कोशिश करते हैं। बाहर प्लेटू पर रात भर गेल फोर्स विंड्स और ब्लिजार्ड चलता है, लेकिन क्यूरन बोथी के अंदर कम से कम उन्हें एक सॉलिड बंद जगह मिल जाती है। बेन एज्यूम करता है कि कैथरीन का ग्रुप भी या तो यही आएगा या फिर किसी लोअर बोथी में सेफ होगा। उसे ये बिल्कुल भी पता नहीं होता कि प्लेटू के दूसरे हिस्से में उसी रात एक दूसरा डिसीजन लिया गया है और वही डिसीजन अगले 2 दिन में हिस्ट्री बना देगा। अब कैथरीन के ग्रुप पर आते हैं। ये वो 7 लोग हैं जिनके पास एक्सपीरियंस कम है, इंस्ट्रक्टर कैथरीन, ट्रेनी शेलाग और 5 स्कूल स्टूडेंट्स। और जैसा मैंने आपको बताया, ये लोग बेन के ग्रुप से 20 मिनट बाद प्लेटू पर निकलते हैं और नीचे से उन्हें स्टॉर्म क्लाउड्स की डार्क लाइन क्लियरली दिखाई देती है। फिर भी प्लान के मुताबिक वो आगे बढ़ते रहते हैं। जल्द ही उन पर भी वही व्हाइट आउट टूट पड़ता है जो बेन के ग्रुप ने फील किया था। तेज हवा, फ्लाइंग स्नो और जीरो विजिबिलिटी से डायरेक्ट क्यूरन बोथी ढूंढना मुश्किल लगने लगता है। तो कैथरीन डिसाइड करती है कि वो थोड़ा लोअर लेवल पर उतर जाएंगे ताकि विंड का डायरेक्ट इफेक्ट कम हो और शायद किसी स्ट्रीम को फॉलो करते हुए क्यूरन की तरफ जाएंगे। प्लेटू के किनारे से नीचे आते हुए उन्हें एक छोटा सा स्ट्रीम मिलता है, फीथ बोथी बर्न, जो ल्यूकान बोथी से नीचे की तरफ आता है। मैप पर देखने पर यह बर्न क्यूरन बोथी के करीब से गुजरता है, इसीलिए प्लान बनता है कि इसका पाथ फॉलो करके शेल्टर तक पहुंचा जा सकता है। लेकिन ग्राउंड रियलिटी अलग होती है। स्नो इतनी ज्यादा गिर चुकी होती है कि स्ट्रीम की नेचुरल लाइन ऑलमोस्ट बिल्कुल डूब चुकी होती है। पाथ स्मूथ व्हाइट ब्लैंकेट जैसा लगता है जिसमें वाटर का एग्जैक्ट रूट समझना मुश्किल हो जाता है। अब स्टॉर्म और विजिबिलिटी देखकर कैथरीन समझ जाती है कि इस कंडीशन में किसी भी शेल्टर को एक्यूरेटली लोकेट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। ऐसे में एक ही ऑप्शन बचता है, इमरजेंसी बाइवोक, यानी उसी जगह टेम्पोररी स्नो कैंप बनाकर रात सर्वाइव करने की कोशिश करना। ग्रुप एक हल्का सा डिप्रेशन, एक छोटा सा डिप जैसा एरिया चूज करता है जहां उन्हें लगता है कि हवा थोड़ी कम लगेगी। आयरनी यह है कि बाद में मैप से पता चलता है कि ये स्पॉट क्यूरन बोथी से सिर्फ कुछ 100 मीटर दूर था। अगर विजिबिलिटी थोड़ी सी भी बेहतर होती या स्ट्रीम थोड़ा भी क्लियर होता तो शायद वो डायरेक्ट शेल्टर तक पहुंच जाते, बट जैसा हमने देखा ऐसा नहीं हो पाता, जिसके बाद वो सब स्नो में छोटी वॉल बनाना ट्राई करते हैं ताकि हवा से बच सके। लेकिन जो स्नो गिर रही होती है ना, वो बहुत ही पाउडरी होती है, सॉलिड ब्लॉक नहीं बन पाता, इसलिए प्रॉपर इग्लू या स्नो केव बनाना सेफ नहीं लगता। इसीलिए वो सिर्फ एक लो वॉल जैसी स्ट्रक्चर बना पाते हैं और उसके पीछे स्लीपिंग बैग्स बिछाकर बैठने का प्लान बनाते हैं। प्रॉब्लम ये भी होती है कि डिजाइन के हिसाब से सबके बूट्स, जैकेट्स और ग्लोव्स ऑलरेडी पूरी तरह से सोक्ड हो चुके
चुके होते हैं जो बॉडी से हीट को बहुत फास्ट निकाल देते हैं। इसलिए वो लोग वेट आउटर क्लोथ्स उतारकर ड्राई स्लीपिंग बैग्स में घुसने की कोशिश करते हैं और जहां तक हो सके एक दूसरे के करीब हडल होके बॉडी हीट शेयर करते हैं। अब रात के पहले कुछ घंटे ग्रुप अपना मोरल हाई रखने की कोशिश करता है। वो बातें करते हैं, स्कूल की यादें शेयर करते हैं, थोड़ा गाने गाते हैं ताकि दिमाग स्टॉर्म से हटकर किसी नॉर्मल चीज पर रहे। लेकिन साइकोलॉजिकली उनकी बॉडीज हाइपोथर्मिया के डीप फेज में जाने लगता है। हाइपोथर्मिया में पहले बॉडी हाथ पैर के ब्लड वेसल्स टाइट कर देती है ताकि कोर वार्म रहे, इससे आउटर पार्ट्स नम हो जाते हैं। फिर जब टेम्परेचर और गिरता है तो कभी कभी वेसल्स सडनली ओपन हो जाते हैं और थोड़ी स्किन में अचानक वार्म ब्लड आने से बर्निंग फीलिंग आती है। इसको लेकर कई लोग कंफ्यूज्ड होकर अपने कपड़े उतार देते हैं। इस प्रोसेस को पैराडॉक्सिकल अंड्रेसिंग कहा जाता है और अब इन लोगों का ये फेज स्टार्ट हो चुका होता है। इसके साथ साथ बर्फ हवा के साथ उसके ऊपर आकर उन पर जमने लगती है। धीरे धीरे स्नो वॉल उनके सर के ऊपर तक आ जाती है। कुछ स्लीपिंग बैग्स ऑलमोस्ट पूरी तरह डूब जाते हैं। कैथरीन बार बार हैंड से स्नो हटाकर सबके फेसेस ओपन रखती है ताकि कोई भी सफोकेट ना करे। अब इसी प्रोसेस में ना उसके ग्लोव्स कहीं पर गिर जाते हैं और वो पूरी रात नाखून तक जमते हुए बर्फ में हाथ घुसाकर स्टूडेंट्स को डग आउट करने की कोशिश करती रहती है। किसी का सर सिर्फ थोड़ा सा बाहर दिखता है, किसी की आवाज सिर्फ धुंधली सी नीचे से आती है। रात बढ़ने के साथ साथ पैनिक भी बढ़ता जाता है। सुबह लाइट आने पर सिचुएशन बहुत सीरियस दिखाई देता है। कुछ स्टूडेंट्स आधे से ज्यादा स्नो के नीचे दब चुके होते हैं। ट्रेनी शेलाग और एक और लड़की बहुत ही कंफ्यूज्ड और डेजर्ट स्टेट में होती है। उन्हें क्लियर नहीं होता कि वो कहाँ है, क्या कर रहे हैं। ये भी सीवियर हाइपोथर्मिया का ही स्टेज होता है जहां पर ब्रेन ढंग से काम करना बंद कर देता है। कैथरीन और एक लड़का विलियम डिसाइड करता है कि वो हेल्प लाने की कोशिश करेंगे। वो बाइवॉक साइट से सिर्फ कुछ ही मीटर दूर जा पाते हैं, लेकिन हवा और व्हाइट आउट इतना वायलेंट होता है कि खड़े रहना भी मुश्किल हो जाता है। कुछ ही देर में उन्हें वापस ग्रुप के पास लौटना पड़ता है। इसी बीच प्लेटो के दूसरे साइड पर बेन का ग्रुप संडे को क्यूरान बोथी से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं। अब डोर पर रात भर में इतनी बर्फ जम चुकी होती है ना कि उन्हें एक टनल खोद कर पहले निकलना पड़ता है। नीचे पास तक उतरना भी इजी नहीं होता। बर्फ कमर भर तक आ जाती है और हर स्टेप में एनर्जी लगती है। रात को लगभग 4:30 बजे के आसपास वो लोग रोथी मोर्चेस हट नाम के लोअर शेल्टर तक पहुंचते हैं, जहां से टेलीफोन से लेगानलिया सेंटर को कॉल लगाकर बताते हैं कि उनका ग्रुप सेफ है, लेकिन कैथरीन का ग्रुप कहीं पर नजर नहीं आ रहा। थोड़ी देर बाद पुलिस और लोकल रेस्क्यू टीम्स को अलर्ट कर दिया जाता है कि प्लेटो पर एक स्कूल पार्टी मिसिंग है। संडे रात तुरंत ग्लेनमोर लॉज के इंस्ट्रक्टर, लोकल माउंटेन रेस्क्यू टीम्स के लोग 3-3 के छोटे ग्रुप्स बनाकर प्लेटो पर निकलते हैं। उन्हें भी गेल फोर्स विंड्स, वेस्ट डिप स्नो और व्हाइट आउट का सामना करना पड़ता है। वो फ्लेयर्स शूट करते हैं, शेल्टर्स चेक करते हैं, लेकिन बर्फ की थिक लेयर से ना तो फुटप्रिंट दिखाई देती है और ना ही कोई सर्वाइवर। मंडे के सुबह तक स्टॉर्म थोड़ा सा कम हो जाता है, लेकिन अब भी इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि ऊपर से हेलीकॉप्टर सर्च करना इजी नहीं है। रॉयल एयरफोर्स का एक व्हर्लविंड हेलीकॉप्टर राफ ल्यूकर्स बेस से उड़ता है, प्लेटो के ऊपर होवर करने की कोशिश करता है, लेकिन टर्बुलेंस और व्हाइट आउट पायलट को बार बार फोर्स करते हैं कि वो स्पीड स्लो करे या हाइट चेंज करे। मैप्स पर दिए गए रॉक फीचर्स और लेक्स अब पूरी तरह से स्नो के नीचे दब चुके थे, इसीलिए नेविगेशन सिर्फ अंदाजे से होती है। हेलीकॉप्टर क्यूरान बोथी चेक करता है जहां बेन का ग्रुप रात में था, लेकिन वहां पर कोई नहीं मिलता। वापस टर्न करते वक्त क्रू की नजर स्नो के ऊपर एक छोटी सी रेड शेप पर पड़ती है जो पहले टेंट जैसी लगती है, लेकिन जैसे ही हेलीकॉप्टर पास आता है वो शेप धीरे से हिलती है और मूव करती है। ये कैथरीन होती है जो 2 दिन बर्फ में दबने के बाद अब सिर्फ घुटनों के बल क्रॉल करके हेल्प ढूंढने की कोशिश कर रही होती है। हेलीकॉप्टर को कैथरीन तक एक्चुअल लैंड करना आसान नहीं होता। जब भी पायलट बहुत लो आने की कोशिश करते हैं, रोटर की हवा सॉफ्ट स्नो को हवा में उड़ा देती है और कॉकपिट का व्यू बिल्कुल व्हाइट हो जाता है। क्रू फाइनली एक थोड़ी फर्म जगह चूज करता है जो कैथरीन से कुछ डिस्टेंस पर होती है। वहां हेलीकॉप्टर का फ्रंट व्हील ग्राउंड को टच कर पाता है। 2 रेस्क्यूअर्स डीप स्नो में घुटनों तक डूबते हुए कैथरीन तक पहुंचते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है ना कि 2 रात के सीवियर हाइपोथर्मिया के बाद उसके पैर लिटरली नीलिंग पोजीशन में जम चुके होते हैं। उसे उठाना और ड्रैग करके हेलीकॉप्टर तक लाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लगता है, पर किसी तरह रेस्क्यूअर्स कैथरीन को उठाकर हेलीकॉप्टर कैबिन तक ले जाते हैं और बेहोश होने से पहले वो इतना कह पाती है कि उनका ग्रुप एक छोटे लेक के करीब बर्फ के नीचे दब चुका है।
ये कुछ कीवर्ड रेस्क्यू टीम के लिए काफी होते हैं समझने के लिए कि लोकेशन फीत बूधी और लोकन बूधी के पास ही होगा। हेलीकॉप्टर कैथरीन को एवी मोर ले जाता है जहां से एम्बुलेंस उसे हॉस्पिटल ले जाती है। अब ग्राउंड पर सर्च टीम्स का फोकस फीत बूधी पर शिफ्ट होता है। तूफान अभी भी चल रहा होता है और अब हेलीकॉप्टर वहां दोबारा सेफली नहीं आ सकता, इसलिए अब रेस्क्यू सिर्फ फूड टीम्स के जरिए पॉसिबल होता है। वेस्ट तक के डीप स्नो में चलकर वो ग्रेजुअली उन डिप्रेशन एरियाज को चेक करते हैं जहां स्टॉर्म के दौरान स्नो ड्रिफ्ट सबसे ज्यादा जमती है। किसी पॉइंट पर उन्हें स्लीपिंग बैग्स और इक्विपमेंट का हल्का सा शेप स्नो के नीचे नजर आता है, जिसके बाद वो सब वहां पर खोदना शुरू करते हैं। पहले 6 स्लीपिंग बैग्स मिलते हैं जिनमें एक एक करके 3 लड़कियां, एक लड़का और ट्रेनी शेलक सुंडरलैंड मिलती है। सब बहुत टाइम पहले ही कोल्ड एक्सपोजर से मर चुके होते हैं। ये मोमेंट रेस्क्यूअर्स के लिए भी इमोशनली बहुत हैवी होता है क्योंकि स्लीपिंग बैग्स और बच्चों की चीजें नॉर्मल कैंपिंग ट्रिप्स जैसी ही लगती है, बस सब कुछ स्नो में जम गया होता है। 7वें बैग को जब लोग खोदते हैं ना तो एक रेस्क्यूअर को लगता है कि हाथ में थोड़ा सा मूवमेंट फील हुआ। चेक करने पर पता चलता है कि रेमंड लेस्ली नाम का स्टूडेंट है जो अब भी वीक है पर सांसें ले रहा है। अब पूरा फोकस उसके बॉडी को स्नो से फ्री करने, उसे विंड से बचाने और बॉडी टेम्परेचर को थोड़ा ऊपर ले जाने पर शिफ्ट हो जाता है। उसे वहां से निकाल लिया जाता है और इमरजेंसी ट्रीटमेंट शुरू होता है। बाकी 5 स्टूडेंट्स और शेलक की बॉडीज को वेदर थोड़ा क्लियर होने के बाद प्रॉपरली रिकवर करके उनके फैमिलीज को हैंडओवर किया जाता है। इस ट्रेजेडी के तुरंत बाद स्कॉटलैंड में फैटल एक्सीडेंट इंक्वायरी रखी जाती है जहां डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन होती है कि गलती कहां हुई। ऑफिशियल कंक्लूजन ये आता है कि सब डेथ्स का डायरेक्ट कॉज कोल्ड और एक्सपोजर था, यानी हाइपोथर्मिया। लेकिन इंक्वायरी सिर्फ मेडिकल कॉज पर नहीं रुकती। पता चलता है कि पेरेंट कंसेंट फॉर्म में क्लियरली मेंशन नहीं था कि ये विंटर माउंटेनियरिंग एक्सपीडिशन होगी, ना ही पेरेंट्स को एग्जैक्ट रूट और रिस्क लेवल बताया गया था। रिकमेंडेशन दी जाती है कि फ्यूचर में स्कूल्स को पेरेंट्स को बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंट इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। फिटनेस और ट्रेनिंग स्टैंडर्ड्स स्ट्रिक्ट होंगे और ऐसे ट्रिप्स को सिर्फ फुल्ली क्वालिफाइड माउंटेन लीडर्स ही लीड करेंगे। इसी प्रोसेस से माउंटेन लीडरशिप सर्टिफिकेट जैसे फॉर्मल स्टैंडर्ड्स और स्ट्रॉन्ग बनकर आते हैं जो आज भी यूके के एजुकेशनल एक्सपीडिशन के लिए बेस लाइन बने हुए हैं। ऑल्सो कैरिंगम ट्रेजेडी के बाद फाइनली डिसीजन लिया जाता है कि प्लेटू के टॉप पर जो एक्सपोज्ड शेल्टर्स है ना उन्हें डिसमेंटल कर दिया जाए। क्यूरन बोथी को 1975 में तोड़ दिया जाता है। कुछ लोअर सेफर बोथीज जहां पर एक्सेस रिलेटिवली इजी है उन्हें छोड़ दिया जाता है। बाद के सालों में इस एक्सपीडिशन के लोगों की पर्सनल स्टोरीज भी सामने आती है। बेन बेटी को ग्लेनमोर लॉज में इंस्ट्रक्टर का काम मिलता है, लेकिन 1978 में वो इंडिया के नंदा देवी ईस्ट पर एक क्लाइंब के दौरान एक्सीडेंट में खुद ही मर जाती है। कैथरीन डेविडसन अपनी स्टडीज कंप्लीट करके साल 1978 के आसपास कनाडा एमिग्रेट कर जाती है। सर्वाइवर रेमंड लेस्ली बाद में एक टॉप क्लास कोनोइस्ट बनता है, यानी इस तरह की छोटी बोट्स को चलाने वाला, जिसमें होने वाली इंटरनेशनल रेस में वो अपने देश ब्रिटेन को रिप्रेजेंट करता है। ये डिजास्टर की कहानी में जो मैसेज हमें मिलता है वो सिंपल और क्लियर है। नेचर हमेशा पावरफुल रहेगी, हम सिर्फ उसके रूल्स को समझकर थोड़ा सा सेफ रहने की कोशिश कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये स्टोरी काफी पसंद आई होगी और कुछ नई जानकारी सीखने को मिली होगी। अगर मिली तो इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। अगर आप नए उस चैनल पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई ना तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अगली वीडियो इसे जाकर जरूर देखना, जिसमें हमने बात किया है एक ऐसे भूतिया जहाज के बारे में जो कि समंदर में अचानक से गायब हो जाती है और उसके क्रू का कहीं भी अता पता नहीं चलता। पर आखिर ये होता क्यों है? आखिर वो अचानक ऐसे गायब कैसे हो जाती है और उसके क्रू मेंबर्स कहाँ खो जाते हैं जो आज तक नहीं मिलते? जानने के लिए इस वीडियो को जाकर देखना बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय।